समझिएगा अच्छा से। ए से ए एम, ए से ए एम में को डंटा हुआ ना, डंटा लंब, एम वो तो डंटा है, लंब है, तो लंब डाला केकरा पे, तो जो नीचे है, नीचे है ओकरे पे ना लंब डाल रहा है, तो सीधा बात लिख दीजिए ए से ए एम लंब बीसी पर डाला, ये रचना लिख दी है। अच्छा याद रखिएगा, रचना लिख के ऐसे हेडिंग करके ऐसा, मतलब थोड़ा सा इस एग्जामिनर जो चेक करता है ना पेपर, वो देखता है, अरे अपने भाषा में अगर आप लिख रहे हैं इसको, अब ये मत देखिएगा कि इतनी बड़ लग रहा है, इतनी छोट लग रहा है, ये बड़ छोट हो सकता है क्या कि समरूप त्रिभुज है। अब ये जो प्रमाण हम दिए है ना, इस प्रमाण को किसी दूसरे प्रमाण के साथ हम लोग जोड़ के और फिर उसको प्रमाणित कर देंगे, यही होता है, प्रमाण को प्रमाण से प्रमाणित किया करना पड़ता है। तो ये एक 10th क्लास का क्वेश्चन है ज्यामिति का, जो बिहार बोर्ड का समझ लीजिए फेवरेट है, ज़्यादा चांस है कि आने वाला है, तो 10th क्लास का बच्चा से थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे, ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तुरंत समझ जाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब ये जो दो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, तो उसका अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा कौन हो सकता है, याद रखिएगा हमेशा, जो एंगल होता है, तो एंगल तो चलिए ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये जो साइड का होता है ना, तो ये साइड का जैसे एकदम समझ लीजिए कि ये जो त्रिभुज है ना, ये उठ के यहाँ पे आ गया, तब ये उठ के यहाँ पे आ गया, उठ के आ गया, तो यहाँ पे ई ए बी है, तो ई साइड का जब भुजा ए बी देख रहे हैं ना, तो ई साइड का भुजा डी देखेंगे, तो ये हो गया संगत। बोले संगत भुजा केकरा कहते हैं, तो संगत भुजा एकरा कहते हैं, जब ई साइड के ए बी देखे तो ई साइड के डी देखेंगे, तो ए बी और डी ई दोनों संगत भुजा हो गया। ई अगर हम कहेंगे तो और संगत भुजा है क्या, तो और है, कैसे, देखिए बी सी है ना, बी सी नीचे वाला, तो बी सी या फिर एक का नीचे वाला ई एफ है ना, तो बी सी और ई एफ वो दोनों संगत भुजा हो गया। संगत भुजा मतलब समझ रहे हैं ना, ई जो फिगर है ना, ये उठ के यहाँ पे आ गया, और जैसे जैसे इसका ई भुजा है तो इसे इसका ई भुजा है। अब हम कहेंगे तो का ए सी और डी एफ ये दोनों संगत भुजा होगा, एकदम होगा, ए सी और डी एफ एक दूसरे का संगत भुजा है। ये क्वेश्चन में बस यही समझना था, कुछ नहीं, दो त्रिभुज बना देना है, दो त्रिभुज बना के लिख देना है कि ए बी सी, जो भी मान लीजिए, ज्यादातर तो यही आदमी मानता है, ठीक हो लगता है, स्टार्टिंग वाला है, और क्या, स्टार्टिंग में ए बी सी मान लिया, डी ई एफ मान लिया। अब आप कहिएगा एम एन कहाँ से आ गया, वो बताते हैं अभी। पहले यहाँ पे देखिए, जो जो हम काम करते हैं हम लिख देते हैं। यहाँ पे हम काम कर चुके हैं, माना कि मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है, ताकि दोनों समरूप मान लिए हैं। अब अर्थात याद रखिएगा कि जब समरूप त्रिभुज होगा ना, तो उसमें मान ही लेते हैं कि कौन 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 बराबर है, और उसका जो साइड साइड का भुजा है वो सब बराबर है। लेकिन देखिए, हम साइड साइड का भुजा मान रहे हैं बराबर, उसका संगत भुजा जो है वो अनुपात मान रहे बराबर, लेकिन यहाँ पर संगत भुजा का अनुपात नहीं दिया। अब आप कहेगा तो ए बी बटा डी कहे लिख दी है, ए बी बटा डी, तो आपको प्रूफ करना था, नहीं प्रूफ हमको करना था कि संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात हमको प्रूफ करना था। ये तो हो ही करता है, कोई भी दो समरूप त्रिभुज रहेगा ना, तो उसका संगत भुजा का अनुपात जो रहता है वो बराबर होता है समरूप त्रिभुज का। तो यहाँ पे अब हम यही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पे कर दिया था कि ए बी बटा डी ई बराबर होगा बी सी बटा ई। फिर से बात थोड़ा समझ लीजिए, हम क्या बोले, समरूप त्रिभुज में कोण को भी बराबर मानते हैं और संगत भुजा का अनुपात को भी बराबर मानते हैं। हम आपको इसलिए समझाए थे कि आप ये मत सोचिएगा कि मानते हैं तो फिर यहाँ पे सिद्ध का करना है, जब मानवे करते हैं तो नहीं, सिद्ध करने में थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो वर्गों का अनुपात कैसे आएगा वो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे यही समझिएगा कि जब त्रिभुज मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है, तो फिर तो वही बात है, लिख देते हैं इसका कोण ए, इसका कोण बराबर डी। याद रखिएगा एकदम समरूपे है, मतलब उठ के यहाँ पे आइए गया। अगर ऊपर का एक कोण ए है तो एक ऊपर का कोण डी ए बराबर हम लिखेंगे। अगर एक साइड वाला कोण हम बी लिख रहे हैं बराबर में, तो एक साइड वाला कोण ई ए बराबर में लिखेंगे। तो देखिए हम वही चीज लिखे हुए हैं यहाँ पे, कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर है, और कोण बी है जो कोण ई के बराबर है, और कोण सी है लास्ट वाला तो कोण एफ के बराबर है। तो यानी कोण तो बराबर लिख दिए, और संगत भुजा भी जस्ट बताया है कि हम कैसे बराबर लिखे हैं।
अब देखिए यहाँ से हम लोग अब दिमाग तो यही लगाना है कि भैया वर्ग 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 वर्गो कैसे आए, तो इसके लिए बस कुछ नहीं, दिमाग खाली बस ये वो खाली लंब अगर डाल दीजिएगा ना इस पे, समझिए क्वेश्चन बन गया। ये दोनों त्रिभुज में खाली वो लंब डाल दीजिएगा तो एकदम आसान हो जाएगा। तक क्या कुछ नहीं, हम क्या किए कि ए से एगो लंब डाल दिए, तो जैसे वो डंटा खींच दिए इस पे, तो डंटा खींचेंगे तो जो बिंदु आएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नाम देना होगा। तो हम जो भी नाम देने का हमको हमारा मन था, हम एम दे दिए, यहाँ एन दे दिए, ठीक है। तो बस त्रिभुज में बस यहाँ से लाइन खींच रहे हैं, एम दे रहे हैं, एम दे रहे हैं। अब याद रखिएगा यहाँ से जो लाइन डायरेक्ट खींचते हैं ना, तो कहीं भी जाके गिरेगा तो 90 डिग्री पे गिरेगा, कहीं की लाइन तो सीधा जा रहा है। तो इसीलिए ना ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री होगा। अब ये मत देखिएगा कि इतनी बड़ लग रहा है, इतनी छोट लग रहा है, ये बड़ छोट हो सकता है कहीं कि समरूप त्रिभुज है, इसलिए अब यहाँ पे यही देखना है। तो ठीक है, ये जो हम काम कर रहे हैं ना, यह काम खाली जो किए उसको अपने भाषा में लिख देना है। आपके ऊपर है, आपको जैसा इच्छा है वैसे लिख दीजिए। हम यहाँ पे यही लिखे हैं कि रचना लिख दी है। अच्छा याद रखिएगा, रचना लिख के ऐसे हेडिंग करके ऐसा, मतलब थोड़ा सा इस एग्जामिनर जो चेक करता है ना पेपर, वो देखता है अरे अपने भाषा में अगर आप लिख रहे हैं इसको और खूब बढ़िया सजा रहे हैं। याद रखिएगा यहाँ पे ब्लैक पेन आप यूज करिएगा, अंडरलाइन देना है, हेडिंग देना, पूरा जो आंसर लिखना है उसको तो आप चलिए ठीक है आप ब्लू पेन से ही यूज करिएगा, लेकिन इस रचना है ना यहाँ पे इसको आप ब्लैक पेन से यूज करिएगा तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। ये सब थोड़ा सा मतलब नंबर बढ़ाने का सब तरीका है, सब तो आप लोग को पता होगा एग्जाम में कैसे लिखते हैं। तो खैर चलिए, हम क्या लिख रहे हैं, रचना। तो रचना लिख देते हैं। तो रचना में कहने का मतलब है कि रचना मतलब हम क्या रचे, इसमें हम क्या रचे, कुछ किए हैं नया, तो कर भी किए हैं। यहाँ से वो ए एम लम डाल दिए और यहाँ पे डी एन लम डाल दिए, तो वही चीज हम यहाँ पे खाली शॉर्ट में छोटे 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 तोड़ के लिख देते हैं। हम क्या कर देते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं का। अच्छा ए से ए एम समझिएगा अच्छा से, ए से ए एम, ए से ए एम, ए में को डंटा हुआ ना डंटा, तो यह डंटा वाके कह रहे हैं कि ए से ए एम लंब, एम वो तो डंटा है, लंब है, तो लंब डाला केकरा पे, तो जो नीचे है नीचे है ओकरे पे ना लंब डाल रहा है। तो सीधा बात लिख दीजिए ए से ए एम लंब BC पर डाला, और फिर D से DN, समझिए डंटा का हम नाम ले रहे हैं, DN लंब EF पर डाला। तो यह चीज हम यहाँ पर लिख दिया कि देखिए ए से AM लंब BC पर BC तथा D से DN लंब EF नीचे वाला EF पर डाला। इसमें कहीं मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आराम से समझिएगा, नहीं होगा तो वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हाँ इस क्वेश्चन को एकदम टूर के बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यामिति का ऐसा ही क्वेश्चन आता है ना, इसमें कुछ जान है नहीं, ऐसे लोग डरता है। अभी तक मैं आपको यहाँ तक हमको लग रहा है कि आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से देखिए फिर अब हम लोग क्षेत्रफल का मतलब जो भी फॉर्मूला होता है वो निकाल लेंगे। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, एकदम नॉर्मल। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज रहेगा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से निकलता है। इसमें हमको आधार और ऊंचाई चाहिए, तो आधार तो नीचे वाला होता है, तो आधार BC लिख दिए, BC गुना ऊंचाई। देखिए ऊंचाई जो लंबा डंडवा खींचे है ना, यह ऊंचाई का काम करेगा। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख दिए 1/2 गुना आधार BC और गुना ऊंचाई है ये AM दे दिए, बटा कर दिए। काहे बटा कर समझ में आ रहा है ना, लिखा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, ये जो अनुपात लिख दिया ना, इसीलिए हम इसका क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल को बटा में कर रहे हैं। बटा मतलब होता है अनुपात, इसीलिए तो ये से हम क्या किए हैं कि पहले का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ऊपर में लिख दिए और बटा का त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल लिख दिए, यही हो गया अनुपात। अब देखिए जैसे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले उसी तरह से DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो DEF का क्षेत्रफल अगर आप देखिएगा तो एक में आपको आधार ऊंचाई ढूंढना होगा। आधार ऊंचाई देख लीजिए, EF आधार है और ऊंचाई DN है, तो वहां से करिएगा तो 1/2 गुने EF आधार गुना ऊंचाई आ गया। आपको पता है ये दोनों के दोनों ऊपर नीचे है, 1/2 तो कट ही जाएगा, तो हम देख रहे हैं काट ही दिए। काटने के बाद हमको क्या आ गया, BC गुने AM बराबर EF गुने DN आया। देखिए मेरे पास बोर्ड छोटा है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बोर्ड हम ले लेंगे धीरे धीरे, तो मतलब इसीलिए हम थोड़ा सा साइड करके लिख दिए। आप लोग इसको ना लाएं, इसके बाद ना इस प्रोसेस को यहाँ पे लिखिएगा। ये जो हम लिखे है ना समीकरण 3 और समीकरण 2 से, ये ना सबसे लास्ट का प्रोसेस है, ये सबसे लास्ट में लिखिएगा। इसके बाद ना ये वाला आप लिखिएगा,
तो एक बार देख लीजिए इसमें हम क्या लिखे हैं, क्योंकि ए बी एम और त्रिभुज डी ई एन समकोणिक है। अब आप कहिए कि ये कौन सी लिख दिए समकोणिक, मतलब तो समझ में नहीं आता सभी। बताते हैं, देखिए हम पहले ये देखिएगा हम त्रिभुज के क्या लिखे हैं, त्रिभुज का हम लिखे हैं ए बी एम के। तो ए बी एम कहाँ है, ए बी एम देखिए तो ए बी एम मिला, और त्रिभुज डी ई एन कहाँ है, डी ई एन मिला। तो ये चीज लिखने का यही रीजन है कि समकोणिक मतलब होता है कि अगर दो गो त्रिभुज में एंगल तो 3 गो होगा, एक गो त्रिभुज का तो एंगल 3 गो बनता है, लेकिन कोई 2 गो अगर एंगल भी बराबर हो जाएगा ना तो उसको हम लोग समकोणिक बोलते हैं। ये भी प्रमाणित किया गया है। तो अब मान लेते ये क्वेश्चन आएगा कि हाँ ये प्रमाणित करे, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, लेकिन कुछ जो प्रमाणित किया गया रहता है ना उसी का प्रमाण उठा के हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो याद रखिएगा, 2 गो त्रिभुज का अगर 2 गो एंगल अगर मिल जाए तो समझ लीजिए वो समकोणिक है। समकोणिक का भी कुछ उसका कंडीशन रहता है, हम बता देंगे। पहले खाली यही समझिए कि समकोणिक कैसे हुआ। तो देखिए सिखाते हैं। इसमें कोण एम और कोण एन बराबर हम 90 डिग्री लिखे हैं। तक का बात सही है, एकदम सही है। देख लीजिए कोण एम और कोण एन दोनों तो 90 डिग्री है कि नहीं। देख लीजिए आप एवं समीकरण 1 से आप जब देखिएगा तो समीकरण 1 हम कहाँ लिए थे, तो समीकरण 1 हम यहाँ लिए थे। तो समीकरण 1 जब हम यहाँ पे लिए थे तो यहाँ पे आप देखिए कि कोण बी बराबर कोण ई हम लिखे हुए हैं। तो जब कोण बी बराबर कोण ई हम लिखे हुए हैं, इसका मतलब यही है कि कोण बी या कोण ई, कहीं से आपको ये कोण बी या कोण ई, एगो ई वाला समीकरण 1 से करे कोण बी या कोण ई, तो एगो एंगल तो यहाँ से प्रूफ मतलब बराबर हुआ, और एगो जो है कोण एम और कोण एन है जो दोनों 90 डिग्री है, तो इहो तो बराबर हो गया ना। समझ रहे ना, कोण एम और कोण एन ये तो बराबर हो ही गया कि दोनों 90 डिग्री है। तो ये त्रिभुज का एक एंगल तो इसलिए बराबर हो गया, और एगो जो कोण बी या कोण ई का एंगल हम कह रहे हैं बराबर, तो समीकरण 1 में तो हम लिखवे ना किए हैं कि कोण ई बराबर कोण ई। देख लीजिए, तो इसीलिए हम लिख दिए हैं कि एवं समीकरण 1 से कोण बी बराबर कोण ए। इसीलिए क्योंकि देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि चूंकि ए बी एम और त्रिभुज डी ई एन समकोणिक हैं। क्योंकि कारण तो हम लिखे दिए, कारण आप लोग को भी लिखना पड़ेगा कि कोण एम बराबर कोण एन बराबर 90 डिग्री एवं समीकरण 1 से कोण बी बराबर कोण ई। इसलिए याद रखिएगा जब समकोणिक हो जाए, समरूप हो जाए, तो फिर बतवा बराबर रहता है, फिर वही चीज हम लोग करते हैं। फिर समझ लीजिए वही संगत भुजाओं का वर्ग, मतलब जो रहेगा ना संगत भुजा का अनुपात फिर बराबर होगा। अब इसमें सॉरी तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि अच्छा आप जब समकोणिक हो गए, तो समकोणिक जब हुए हैं तो इसका भी जब आप कह रहे हैं सर जी समकोणिक भी है, समकोणिक मतलब समरूपे है, तब भैया तो ठीक है, तो समरूपे वाला दिमाग जो लगा देते हैं। तो समरूप वाला जब आप लगाइएगा तो ठीक बात है। तो ए बी एम और डी ई एन में देखिएगा, तो एम बटा डी एन हम किए हैं, तो समझ में आ रहा है ना। ई जो लंब है तो इहो दोनों लंब तो संगत भुजा हो गया इसका, तो इहो दोनों लंब ए एम बटा डी एन बराबर हम कर दिए, जो साइड वाला भुजा है ना ए बी और डी ई का, उसी के बराबर कर दिए हैं। तो ए एम बटा डी एन बराबर ए बी बटा डी ई कर दिए। इसका भी देख लीजिए संगत लंबा डंडा, तो ए एम बटा डी एन, तो ए एम बटा डी एन बराबर ई ऊपर का संगत दोनों का, नीचे का संगत इस साइड वाला कर दिए। आप कहेगा तो साइड वाला काहे किया है सर जी, साइड वाला देखिए कितना फायदा है साइड वाला करने से। आप कहते तो नीचे वाला कर सकते थे भाई, लेकिन देखिए लिखने का क्या, अगर हमको मन होगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हम नहीं लिखे, लेकिन ये दोनों हम लिखे ना तो हमारा काम ही हो गया। कैसे बताते हैं, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। देखिए हम अभी तक में दो मतलब पहला समीकरण कौन को माने थे, दूसरा समीकरण संगत भुजा को माने थे, और तीसरा समीकरण इसको मान लिए, 3 को ये क्या बोलते हैं समकोणिक वाला जो संगत भुजा का अनुपात आया उसको 3 मान लिए। अब देखिए अब हम यही लिख दिए कि समीकरण 3 और 2 से। अब समीकरण 3 और 2 से जब आप देखिएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये भाई ए बी बटा डी, तो यहाँ में दिख रहा है ए बी बटा डी। तो जब ए बी बटा डी बराबर ए एम बटा डी एन है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ए एम बटा डी एन बराबर बी सी बटा ई एफ है, ताकि ए बी बटा डी बराबर में बी सी बटा ई एफ है। अब बी सी बटा ई एफ जो है वो ए एम बटा डी एन का जगह पर अगर हम लिख देंगे तो काम नहीं हो जाएगा। अरे ए एम बटा डी एन ना यहाँ पे आया था हम लोग का, तो यहाँ पे बी सी बटा ई एफ था। जब इसका क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग निकाल रहे थे तो यहाँ पे ए एम बटा डी एन भी है, बी सी बटा ई एफ भी है। अभी तो हम इस जो समीकरण 3 था इसे तो हम प्रूफ कर दिए हैं,
कि हाँ भाई AM/DN का मान जो है वो AB/DE है, AB/DE का मान जो है वो BC/EF है। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि AM/DN का मान BC/EF है। तो देखिए वही चीज हम लेके अगर हम BC/EF यहाँ पे रखेंगे तो हम क्या रखेंगे, देख लीजिए हम वही चीज यहाँ लिखे कि समीकरण 3 और समीकरण 2 से AM/DN बराबर BC/EF। अब देखिए AR लिखे, AR मतलब होता है एरिया, शॉर्ट में कर दिए हैं। ऐसे हम चाहते तो यहाँ से भी लिख सकते थे, कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखे ना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ये हिंदी में नहीं लिखने का मतलब जगह नहीं था इसके लिए, तो आपके ऊपर है। तो हम ना AR कर दिए, AR मतलब भी वही क्षेत्रफल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो वही कर दिए। तो मतलब जब जैसे हम करे हैं तो अब हम तो अब इसके जगह BC/EF रखेंगे तो BC²/EF² तो लिख ही सकते हैं। तो अब लिख दिए तो आ गया, यही तो था, BC/EF² आ गया। अब BC/EF जब BC/EF इस AB/DE और AC/DF के बराबर में है तो यो लिख देंगे AC²/DF²। कहा देखिए जब BC/EF का स्क्वायर आ गया ना तो ई दोनों का स्क्वायर आप अपने मन से लिख दीजिए, कहा कि देख लीजिए यहाँ पे सब बराबर चल रहा है कि नहीं। तो जब इस ई बराबर है तो ई सब बराबर हो जाएगा, तो वही हम बराबर कर दिए। अब यहाँ प्रूफ कर दिए है, प्रूफ हो गया, क्योंकि यही कह रहा था कि क्या ये दोनों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा क्या उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो हाँ होगा, लीजिए भैया प्रूफ कर दिए। यही बात हम कहना चाहते थे, पहले भी तो था लेकिन संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता था, लेकिन अब हम एक चीज और प्रूफ कर दिए कि संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यही कर दिए हैं। एक चीज याद रखिएगा, अब ये जो परमाणु हम दिए है ना, इस परमाणु को किसी दूसरे परमाणु के साथ हम लोग जोड़ के और फिर उसको प्रमाणित कर देंगे। यही होता है, परमाणु को परमाणु से प्रमाणित किया करना पड़ता है। बोलते बोलते थोड़ा सा गला क्षमा चाहते हैं आप लोग से हम। कृपया वीडियोज को उन सभी बच्चों को जरूर भेजिएगा जिसका एग्जाम 17 तारीख से है। आप लोग वीडियोज देखते हैं, शेयर नहीं करते हैं वीडियोज को भेजा करिए, क्योंकि देखिए अभी तो मान लेते हैं ठीक है मेरा जो भी पढ़ाने का तरीका है, या अब तो पूरा कोशिश करते हैं कि हाँ इसको और हम तुर के पढ़ा दें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, इसमें कहीं कोई क्योंकि हमको पता है, हम तो बहुत मतलब कमज़ोर विद्यार्थी को भी पढ़ाए हुए हैं। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है आप लोग से कि बस वीडियोज को उन सभी स्टूडेंट के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनका भी 17 तारीख को एग्जाम है, या 10th क्लास में जाने वाले हैं उनको भी भेज दीजिएगा। अगर मान लेते अभी नहीं तो बाद में तो उनको पढ़ना ही है, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। मतलब एक तरह से समझिए कि देखिए समाज का कार्य कर रहे हैं, फ्री में ही है, जो भी है यूट्यूब पे अपना पढ़ाई हो रहा है, तो उसमें मेरे सिर्फ चाहने से तो नहीं ना होगा, हम एक माध्यम बन सकते हैं। इसमें सब आदमी का सहयोग चाहिए, जितना समाज में मतलब जो भी जो आदमी रहता है या जो मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के पास जरूर भेजिएगा। अरे आपका क्या है, एक मतलब भेज दीजिएगा तो एक तरह से समझ लीजिए कि मतलब उसका काम आसान कर दिए, और यही सब थोड़ा ना हेल्प रहता है जिससे समाज विकसित होता है। तो बस प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को शेयर करिएगा, और जैसा मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए।